श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय रजिस्ट्रार और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मेरे परिचय में जो कुछ कहा गया है वो सच है। ऐसा कहा गया तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और गलत है कहा गया तो बोलने वाले पर अन्याय होगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, और आज मेरे सामने एक प्रश्न भी है कि आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मार्गदर्शन कर सकता हूं। वो मेरी क्षमता निश्चित रूप से नहीं है, पर मेरे मन की कुछ बातें आपके विचारार्थ जरूर ये मौका मुझे दिया है तो रखने की कोशिश करूंगा। बहुत दिनों से मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कार्य को बहुत नजदीक से देखते आ रहा हूं। पूरे विश्व में आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस गायत्री परिवार का इस विचार को शांति कुंज से लेकर विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचाया है। बहुत बार मन में एक बात आती है कि विचारों में मतभिन्नता क्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, पर विचार शून्यता ये हमारी समस्या है। यानी और राजनीति में तो शून्यता ही शून्यता है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्स पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलोसॉफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जीने की जो प्रेरणा मिलती है वो विचारों से मिलती है, और विचारों का जो प्रतिबिंब होता है वो संस्कारों से संबंधित होता है, व्यक्ति निर्माण से होता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति अगर बुरे माहौल में फंस जाता है तो अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, पर जब बुरा व्यक्ति अच्छे माहौल में आता है तो वो अच्छा बन जाता है। इसका मतलब जैसी मिट्टी होती है उसको मूर्तिकार जिस प्रकार से आकार देता है वैसे मूर्ति बनती है। और इसलिए हमारे जीवन में माता पिता के कारण, गुरुओं के कारण, शिक्षक कॉलेज में, स्कूल में जो हमको मार्गदर्शन करते हैं उनके कारण हमारे जीवन पर उसका परिणाम होता है। मैं बीच में सोच रहा था कि किन किन बातों से मानवीय मन पर परिणाम होता है, तो मुझे ध्यान में आया कि अगर अच्छा नाटक आप देखते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छा संगीत सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे शब्द सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे वातावरण में अगर आप कोई योग साधना करते हो उसका परिणाम होता है, ध्यान धारणा करते हैं उसका परिणाम होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये जो अनुभूति होती है, ये उसके सहवास में जो लोग अच्छे उसको मिलते हैं उनके कारण हमें अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन पर उसका परिणाम होता है। हम जब बचपन में, मैं स्कूल में था, तो हमको मराठी में एक किताब में ऊपर एक बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। ये जब थोर महात्मा हो के गए हैं
उनका चरित्र देखना चाहिए, उनका जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व देखना चाहिए और उनके समान हमने भी होने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये पूछेंगे कि हमारे बीच में पूर्णांक कौन है, 100% परफेक्ट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण हुआ है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए पूर्णांक मिलना असंभव है। पर इसमें प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही है कि हम लोग अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, और जब हम सब जगह पर जाते हैं तो उन लोगों से हमें कुछ समझने के लिए मिलता है, कुछ देखने के लिए मिलता है, और वो बातें आपके जीवन पर परिणाम करती हैं। मैं मुंबई में मंत्री था और मेरा एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। तो मलबार हिल पर मैं रहता था। तो एक दिन रतन टाटा, उनका मुझे फ़ोन आया कि मुझे तुमको मिलने के लिए आना है। तो मैंने कहा मलबार हिल पर, रॉकी हिल में मैं रहता हूँ, आप आइए। जब रतन टाटा आ रहे थे तो वो रास्ता भूल गए। तो मैं तो उस समय थोड़ा व्हीलचेयर पर ही था। तो फ़ोन जब बचा, फिर से उनका फ़ोन आया, तो आवाज़ उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा, नितिन, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। मैंने तुरंत कहा, ऐसा करो, तुम्हारे ड्राइवर के पास फ़ोन दो, मैं उसको समझाता हूँ। बोले, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये इतने बड़े विश्व के धनवान व्यक्ति है और ड्राइवर नहीं इनके पास। फिर मैंने उनको कहा, गाड़ी रोको, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने समझाया, वो मेरे घर पर आए। फिर एक मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे। तो मेरी इच्छा हुई कि एक एक क्षेत्र के व्यक्ति के हाथ से उद्घाटन करना। तो बहुत फिल्म स्टार को लेके गया, सबको। आप बहुत अतिथि खत्म हो गए। तो मैंने रतन टाटा को नवी मुंबई में एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया। गुलाबा में रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर के बाजू में हेलीपैड है, मुंबई में ट्रैफिक जाम बहुत होता है, तो आप हेलीकॉप्टर से चलिए, आपका समय बचेगा। तो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठा, तो वही हेलीकॉप्टर चला रहे थे। फिर मैंने उनको एक दिन कहा कि संभाजी नगर में डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम के एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है और उसका उद्घाटन आपको करना है। मुझे हमारे प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक थे पंशीकर मुकुंद राव, उनने मुझे कहा था कि तुम बोलोगे तो नहीं बोलोगे, उनको लाना ही होगा। तो मैं धर्म संकट में था। तो मैंने उनको कहा कि आप इस उद्घाटन के लिए आइए। तो उन्होंने कहा, नितिन, मैंने अपने भी फैक्ट्री का कभी उद्घाटन नहीं किया है। तो मैंने उनको कहा कि आपने किया है कि नहीं किया है मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आपका मित्र हूं और मेरी बात को आपको आना होगा, यही मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। बोले, आप कह रहे तो मैं आऊंगा। उनके हवाई जहाज से मैं जब संभाजी नगर औरंगाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, तब मैंने देखा कि वो जनरली गाड़ी में ड्राइवर के अपोजिट साइड पीछे में मुख्य आदमी बैठता है। तो गाड़ी में उनकी ब्रीफकेस थी। तुरंत मैंने हमारे सरकारी, मैं गया था तो मंत्री था, तो सरकारी तामझाम होता ही है। तो मैंने टाटा साहब की ब्रीफकेस ला हाथ में। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरी ब्रीफकेस में ही लूँगा। और वो उस गाड़ी में मुझे कहा, नहीं, आप इधर बैठो, मैं नहीं बैठूंगा। तो मैंने जब देखा ये बात कि नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, ये देखने के बाद मेरे मन पर परिणाम हुआ कि ये आदमी इतना धनवान है, पर जीवन में कितना सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है, कितनी नम्रता है, कितनी शालीनता है, सहजता है, सहृदयता है। मैं अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपने कितना काम किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है,
पर पब्लिक डोमेन में आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, शालीनता के साथ है, सहजता का साथ है, सहृदय का साथ के साथ है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो व्यक्ति निर्माण जो होता है, इसमें हमारे यहाँ एक रामभो माळगी करके सांसद थे, तो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि व्यक्ति कैसा अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर पर बर्फ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हृदय में प्रेरणा होनी चाहिए काम करने की, मुंह में शक्कर चाहिए और पैरों में चक्र चाहिए, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पर उनके नजदीक जाने के बाद अहंकार की बदबू इतने आती है कि ऐसा लगता है ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए। मैं यही चलते रहता है। पर आज स्वाभाविक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में ये जो छोटे छोटे सद्गुण है, इनका संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। जीवन मूल्यों का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है। और इन संस्कारों के यज्ञ में जो जो हम हासिल करते हैं, उसी से हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होता है। मेरे जैसे व्यक्ति बहुत ही सामान्य है। मैं मजाक में कहता हूं कि चित्रपट सामने से और नाटक पीछे से देखने वालों में से हम हैं। तो स्वाभाविक रूप से अच्छाई पर, अच्छे गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए जो जो व्यक्ति हमारे जीवन प्रवास में हमको मिलता है, उसके अच्छे गुण दिखते हैं, उसको आत्मसात करना, यही व्यक्ति निर्माण में सबसे बड़ी बात होती है। और अगर देश बदलना है तो समाज बदलना होगा, समाज बदलना है तो व्यक्ति बदलना होगा, और व्यक्ति बदलना होगा तो उसके अच्छे विचारों के आधार पर संस्कार करने होंगे। अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। मैं कभी कभी मजाक में, मैं से दिल्ली कभी आना नहीं चाहता था, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे शहर से ज़्यादा प्रेम नहीं था। तो अचानक जब मुझे बताया गया कि तुमको बीजेपी का अध्यक्ष बनना है, तो मुझे खुशी होने के बजाय टेंशन आया था। अब दिल्ली मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती, ये मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा। तो मुझे खूब लोगों से मिलने का मौका मिला, दुनिया भर के लोगों को, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर सब उद्योगपति, और अलग अलग लोगों से मिलता रहा, मुझे भी खुशी रहती है। तो एक बार मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तुमने क्या देखा? तो मैंने उनको यह कहा कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मेरे दिल में जिनके बारे में बहुत बड़ी इमेज थी, उनके नजदीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने ये बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि नागपुर जिले के एक हिंगना तहसील में आदिवासी क्षेत्र में एक पारधी समाज की महिला काम करती थी, रेखा ते पवार करके। तो उनका धंधा था हाथ भट्टी, वो दारू तैयार करती थी, बेचती थी। तो पारधी समाज का धंधा ही वो था, बहुत पिछड़ा था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से। तो वहां बीच में पुलिस ने बहुत कार्रवाई की, बहुत महाराष्ट्र में इशू बना था। तो गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे, मैं और वहां पहुंचे। तब ध्यान में आया कि परिस्थिति उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, नहीं बेचारों को। तो मैंने मुंडे जी को कहा कि ये पिछड़े हुए हैं, ये अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए अधिकार और कर्तव्य के साथ उनको जीवन का मार्ग दिखाने में जो समाज की जिम्मेदारी थी, उसमें हम कम पड़े हैं। बाद में वो रेखा ते पवार से मेरे संबंध आए, मैं पार्टी का काम करता था, और जिला पंचायत के चुनाव में जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि पार्टी का टिकट सब मिलकर निर्णय करते हैं।
पर मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी महिला पार्टी में आई है, इतने नीचे स्तर की है, अच्छा काम करती है, तो उसी को देंगे। तो मैंने उनको कहा कि तुम तैयारी शुरू कर दो, तुमको चुनाव लड़ना है। और जब मैं चुनाव के टाइम आया और टिकट देने की बात आई तो पार्टी में सभी लोगों ने मुझे कहा कि ये जो पारधी समाज के, इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, ये दूसरे कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा है, और आज तक वही कम्युनिटी का आदमी चुनकर आया, अगर आप इसको टिकट देंगे तो सीट हम जीत नहीं पाएंगे, पर आपका आग्रह होगा तो दे दीजिए, हमें किसी का विरोध नहीं है। तब मैंने सोचा कि सब मेरे पार्टी के निर्णय करने वाले लोग एक बाजू में हैं और मैंने तो बोल दिया, अब क्या करें। तो मैंने कहा नहीं, आप सबका जो निर्णय है वही मेरा निर्णय है। हम उनको टिकट नहीं दे पाए और मैंने उनको घर बुलाया। मैं गिल्टी कॉन्शियस था, मेरे मन में आपराधिक भावना थी और मैंने हाथ जोड़कर उनको कहा कि रेखा ताई, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको 5,000 रुपये भी दिए थे, चुनाव का प्रचार शुरू करने के लिए भी कहा था, पर पार्टी में सब लोगों का मन है कि आपसे ये दूसरी कैंडिडेट अच्छी होगी, तो मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ, तो क्या करना मुझे समझ नहीं रहा। मैं नहीं बोलने के पहले पार्श्वभूमि तैयार कर रहा था। उतने में उस महिला ने मुझे कहा, उसमें क्या बड़ी बात है बहू, अब मुझे टिकट कोई जरूरत नहीं, उसको दे दो, मैं उसका काम करूंगी। तो मेरे को आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े लोगों को टिकट नहीं देने के बाद उनके घर में जब समझाने के लिए जाते हैं तो कितना शिव्या शराब देते हैं और कितनी गालियां खिलाते हैं, इसका अनुभव मैंने बहुत लिया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और झट उन्होंने अपने पर्स खोली और पर्स में से उन्होंने 3,800 रुपये निकालकर मुझे दिए और मुझे कहा कि 1,200 रुपये मैंने गाड़ी का एडवांस दिया था, डीजल का खर्चा हुआ था, ये हिसाब है, ये बाकी के पैसे वापस लो और आप चिंता मत करो, जो उम्मीदवार आप देंगे उसका मैं काम करूंगी। तब मेरे समझ में आया कि ये तो महिला हाथ भट्टी चलाने वाली थी, ये कोई कॉलेज में नहीं गई, इसको कोई डिग्री नहीं मिली, ये कोई त्यागी तपस्वी बलिदानी नहीं है, न इसका कोई स्टेटस है, न पार्टी में इसका कोई बड़ा स्थान है, पर जो व्यवहार हम में से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वो व्यवहार इसने किया है। तब मेरे ध्यान में आया कि अच्छाई का पेटेंट किसी के पास नहीं है, और इसलिए जो बात मैं कह रहा था कि जो लोग मुझे मिले उनको दूर से जिनको मैं बड़ा समझ रहा था वो मुझे बहुत छोटे लगे, और दूर से जो छोटे लगे वो नजदीक जाने के बाद मुझे बहुत बड़े लगे। तो जीवन का ये जो मानवीय विज्ञान है, इसका संबंध विचारों के साथ है, विचारों से संस्कारों के साथ है, और संस्कारों का संबंध व्यक्ति निर्माण से है। और ये जो फिलॉसफी है, विचारधारा, इसके आधार पर संस्कारित व्यक्ति को करके व्यक्ति निर्माण के आधार पर समाज में पूर्णांक की ओर ले जाने वाला व्यक्ति बनने की प्रक्रिया को ही अनेक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में जो कार्य होता है, उसमें से ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय और विशेष रूप से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय आचार्य जी, इनकी प्रेरणा लेकर आप सबके जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन का प्रकाश और जीवन की विजन और जीवन में सच्चाई क्या है इसका यथार्थ समझाकर उसको देने की कोशिश इसके द्वारा होती है। बहुत बार मैं कहता हूं कि जीवन में यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं, तो दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और जीवन जीने की दृष्टि जो होती है वो गुरु से मिलती है, संस्कारों से मिलती है, माता पिता से मिलती है, आचार्य से मिलती है। और ये इसमें से आप लोग भी भाग्यवान हैं कि प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार, ये जो 3 प्रक्रिया है, लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण, लोक संस्कार, और इसी से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं और ज्ञानी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं,
मैं कोई नम्रता के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है आपको जो सच्चाई वो बता रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि ये अच्छा गुरु मिलना, अच्छा मार्गदर्शन मिलना, इसके लिए भी नसीब लगता है। एक हिंदी के हास्य व्यंग्य कवि थे शरद जोशी, जो मेरे बड़े फेवरेट कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कम शब्दों में कहते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। तो आप सब लोग जो है वो नसीब लिखा कर आए हैं और इसीलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सानिध्य में संस्कार यज्ञ में शरीक होने का मौका आप सबको मिला है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी ताकत है। और हम ये कभी नहीं कहते कि मेरा कल्याण करो, हम यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। मेरा कल्याण हो ये नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। हमारा भाव यही है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। विवेकानंद जी ने जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, तब उन्होंने ये नहीं कहा था, सब लोग ये कह रहे थे मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, हम सब में कैसे श्रेष्ठ है, ये सब भाषण दे रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपको यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं, जिस धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो भगवान और वो धर्म श्रेष्ठ है, यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यानी मुझे बचपन में एक स्कूल में एक संस्कृत सुभाषित सिखाया था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यानी उसका एक मराठी कवि ने अनुवाद किया था, पड़े खाल तीजे नभा तू न पाणी जसे ते सागरा मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। ऐसा है ना, ऐसा कि आसमान से जब पानी गिरता है तो नदियों को मिलता है, नदी समुद्र को मिलती है, और उसी प्रकार से अगर हम किसी भी भगवान को नमस्कार करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, तो अंतिमता वो केशव को यानी भगवान के प्रतीक को मिलता है। यह हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। और इसके आधार पर पूरे विश्व में पूरे इसका आकर्षण है। हमारी परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारे जीवन मूल्य क्या है? केवल आप जैसे लोग मार्गदर्शन के कितने मूल्य निकलेंगे, ये हमारी समाज की विशेषता है। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे लाइफ का। लंदन में था।